नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। पूरा वीडियो सुनाता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सुश्री सयोनी घोष का उद्भट भाषण ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सारे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस। सयोनी घोष बोल रही हैं, उद्घोष कर रही हैं, डेमोक्रेसी की हत्या हम होने नहीं देंगे। हमारे लिए ये सदन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए है। सयोनी घोष का उद्घोष जबरदस्त था। एक तरफ शायरी और दूसरी तरफ उद्भट भाषण, जबरदस्त। सुनना चाहेंगे आप? सुना होगा आपने। अब आप कहेंगे कि आज मैं सयोनी घोष की चर्चा क्यों कर रहा हूं, उनके भाषण की याद क्यों दिला रहा हूं, उनके भाषण को मैं दोबारा सुनाना क्यों चाहता हूं। तो हमारी कोई ऐसी कोई दिली इच्छा नहीं है कि मैं आपको उनका भाषण सुनाऊं ही, लेकिन सुनाना अवश्यंभावी हो गया है। सुनिए आप, फिर आपको लगेगा कि राजनीति बड़ी अद्भुत चीज है, बड़ी अद्भुत चीज है। थोड़ा सा मैं उस वीडियो का अंश आपको सुना रहा हूं, थोड़ा अंश जो लोकसभा में उनका भाषण है। सुनिए। चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोके, यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं, इस देश के लोगों के अधिकार की है। हाँ, लड़ते हैं हम आपसे, हम लड़ते हैं आपसे, संविधान हाथ में लेके लड़ते हैं, हाथ में हमारे तलवार नहीं है सर। और सर ये देश के लोग समझ गए हैं कि आपको महत्वपूर्ण विषयों पर बात नहीं करनी है, विषय पर भी आइए, विषयों पर बात नहीं करनी है सर, के ऊपर चर्चा चल रहा है। सर पार्लियामेंटरी प्रोसीजर कभी सर, मुद्दे पर भी आना कीजिए, चर्चा नहीं मुद्दे करनी पर है आइए, सर। ठीक है। बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी है, हाँ जी। शिक्षा पे नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे नहीं करनी है, बजट पे नहीं करनी है, प्रदूषण, एसआईआर, डिफेंस, विदेश नीति, नेशनल सिक्योरिटी पे नहीं करनी है, एप्स्टीन फाइल्स पे नहीं करनी है। मुद्दा है स्पीकर्स का रिमूवल, उसके ऊपर बैठ के सिर्फ वाह मोदी जी वाह करना है सर, कीजिए। पर आपसे विनती इतनी है कि डेमोक्रेसी को बचाइए और कृपया इस सदन को किसी पार्टी ऑफिस मत बनने दीजिए सर, यही दरख्वास्त है। क्योंकि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। और इस मंदिर में बैठ के अगर कोई झूठ बोले और गीता पे हाथ रखे, कोई अन्याय करे, तो सर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो इस देश की थर्ड लार्जेस्ट ऑपोजिशन है, that will surely not pander or surrender to your step motherly or should I say step fatherly attitude। अंत में अध्यक्ष महोदय मैं पुनः ये कहना चाहती हूँ कि ओम बिरला सर से व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई भी विरोध नहीं है, और मुझे ये बुरा लग रहा है कहते हुए कि मैं पहली बार की सांसद हूँ और मेरे पहले टर्म में उनके विरोध में मुझे ये अविश्वास और अनास्था प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि उनकी चेहरे की हंसी सदैव बरकरार रहे, और इसी संदर्भ में मैं एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। थैंक यू सो मच। अब ये क्या है कि ये सब चालू शेर हैं जो आपको ऑटो के पीछे मिल जाएगा, या जो ट्रक चल रहा होता है उसके पीछे मिल जाएगा। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला टाइप का जो शायरी होती है, उसी टाइप की ये शायरी है। क्योंकि ये इतना प्रचलित हो गया है, इसलिए मैंने कहा, मुझे शायरी से कोई गुरेज नहीं है, कोई मैं उसे बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैंने ये वीडियो आपको दिखाया क्यों। एक वक्त था जब सयोनी घोष अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ, ओम बिड़ला के खिलाफ चल रहा था, उस पर प्रतिक्रिया दे रही थी। वो वक्त भी देखा ओम बिड़ला ने, जब ओम बिड़ला में अपनी आस्था दिखाने के लिए, सदन में अपनी आस्था, और सदन के सर्वे सर्वा है ओम बिड़ला,
उनके प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए अलग से पत्र लिखा। टीएमसी के बागी नेताओं के साथ तो लिखा ही, एक अलग से पत्र लिखा, और वो पत्र लेकर के पहुंची थी वो ओम बिड़ला जी के पास। और जब 19-20 सांसद आए टीएमसी के बागी, तो उसमें 7 आए। सयोनी घोष 4 मई की शाम के बाद से इनकम्युनिकाडो हो गई। 4 मई के पहले तक सयोनी घोष सबकी निगाह में थी, सबकी नजर में थी, कहां है नहीं है सबको पता था। लेकिन 4 मई के बाद सयोनी घोष इनकम्युनिकाडो हो गई और उनकी तहकीकात शुरू हो गई, है कहां नहीं। याद होगा सोनारपाड़ा गए थे अभी अभिषेक बनर्जी, जहां उनके ऊपर अंडे चले, वो उनका इलाका था, सयोनी घोष का इलाका था, जादवपुर का इलाका है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हीं की है। सयोनी घोष वहां पर उनके साथ में नहीं थी। सयोनी घोष ने खंडन किया कि मेरी कोई प्रॉपर्टी अभिषेक बनर्जी के साथ नहीं है। बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, नहीं है। खैर, सयोनी घोष, काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय और ना जाने फिर सारे लोग, तमाम लोग अलग हट करके जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी संसद में हुआ करती थी, उसका हस्र अगर कुछ लोगों ने किया, ये हालत किया, तो उसमें से एक प्रोमिनेंट फिगर है सयोनी घोष जी। सयोनी घोष ने यह हस्र किया 3rd लार्जेस्ट पार्टी का, जिसके बारे में ये सदन में क्या क्या बयान दे रही थी, अद्भुत। भारतीय संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ये बोल रही थी कि आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रही थी। फॉरेन अमेरिकी राष्ट्रपति के डिक्टाट की चर्चा कर रही थी कि उनके इशारे पर आप घुटने टेक रहे हैं, वो जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। वो कह रहा है कि फलाने देश से तेल खरीदो तो खरीदते हैं, और जब वो कहता है कि इस देश से मत तेल खरीदो तो नहीं खरीदते हैं। ये हालत आपने बना दी है हमारे देश की। आपने हमारे देश के आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया है। लब्बुलुआब यही था, ये शब्द उन्होंने नहीं कहे, लेकिन ये लब्बुलुआब यही था। मैं आज सयोनी घोष जी का जिक्र क्यों कर रहा हूं? ये पोल्टोनो दरकार में क्या होता ये है, ये पोल्टोनो सरकार हो जाता है और सरकार भी हमारी पलट जाती है। जब ये भाषण दे रही होंगी, दे रही थी सदन में, उस वक्त तो प्रधानमंत्री जी भी थे, अमित शाह जी भी थे, सब लोग थे, सब सुन रहे थे। राजनीति का तकाजा देखिए। आज जिस पार्टी की नुमाइंदगी सयोनी कर रही थी, तब 2 महीने भी नहीं बीते हैं ठीक से, 2-2.5 महीने। आज ये विशेष सत्र था, 2-2.5 महीने बीतने के तुरंत बाद ये हालात हो गए हैं। सयोनी अब तृणमूल कांग्रेस की नेता नहीं है। सयोनी अब नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी की नेता हैं। जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, उसका दामन सयोनी छोड़ चुकी है। लेकिन ये तो खेल का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से की उड़ती उड़ती खबर, जिसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन खबर पावर गैलरी में बड़ी तेज है। उद्धव ठाकरे की दूसरी टूट के बाद और ममता जी की पहली टूट के बाद कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है। थोड़ा और इंतजार इसलिए हो रहा है, एक और टूट का इंतजार हो रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, जी जी, महाराष्ट्र से, ठीक सुना आपने, महाराष्ट्र से एक और टूट का इंतजार हो रहा है। बस कैबिनेट के लिए थोड़ा सा बार्गेन चल रहा होगा, कहा जा रहा होगा कि भाई क्या दे रहे हैं, एक बार बता दें सही, बताएं तो सही हमें क्या मिलेगा, बाकी तो हम आपके ही हैं, इनके थोड़ी हैं। 6 सांसद जो गए शिंदे के साथ, वो उनके थोड़ी थे, वो उनके साथ थे जरूर, उनकी पार्टी की टिकट पर जीते थे जरूर। लेकिन अब संजय दीना पाटिल क्या कह रहे हैं? संजय दीना पाटिल कह रहे हैं कि खबरदार, हमारे खिलाफ अगर तुमने अनाप शनाप बोला तो हमने 5 की कैसे दुरुस्त किया था 5 लोगों को, वैसा ही दुरुस्त कर देंगे। जिसके खिलाफ संजय राउत गए हैं मुंबई पुलिस को, उन्होंने खत लिखा कि उनके खिलाफ एक्शन कीजिए संजय दीना पाटिल पर, लेकिन उसका कुछ होना नहीं है। वो तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं सामने से। संजय राउत ने धमकी दिया, अब संजय दीना पाटिल की तरफ से धमकी आ गई। तो वहां शरद पवार जी की पार्टी में टूट का इंतजार हो रहा है। उनके लिए भी पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा चल रही है।
जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, ममता जी की पार्टी टूट गई, तो अब चर्चा हो रही है कि भाई अब ये 3 साल होने वाला है, तो प्रधानमंत्री जी कैबिनेट का रिसफल करेंगे। 29 में चुनाव है, 2 साल तो हो गए हैं, तो 3 साल में एक कैबिनेट रिसफल होना अनिवार्य है। तो इन सारे लोगों को अकोमोडेट कैसे किया जाए, टीएमसी के लोगों को जो टूट कर आए हैं, और उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो टूट कर आए हैं शिंदे साहब के साथ। शिंदे साहब के लोग अपने हैं अभी कैबिनेट में, लेकिन अब जो नए लोग आए हैं उनको भी तो उन्होंने कुछ कहा होगा ना, आश्वासन दिया होगा। और आश्वासन जब तक इस दरबार से, दिल्ली दरबार से नहीं मिलता है, तब तक उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं होता है। और दिल्ली दरबार में 2 ही लोग हैं, श्रीमान शाह जी और श्रीमान मोदी जी। उनके तरफ से जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा एकनाथ शिंदे जी को, तब तक एकनाथ शिंदे आगे कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब जो एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं 6 सांसद, वो सभी लोग चर्चा आपस में मिलते ही रहते हैं भाई, पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मिलने से कैसे मना कर देंगे, चाय पीने से कैसे मना कर देंगे। ये और बात है, एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे कि शाम को वो उनकी डिमांड होती है चाय के अलावा भी कुछ पिलाइए। अब खैर कोई बात नहीं, उसमें एकनाथ शिंदे जी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो अब ये जो 6 सांसद टूट के आए हैं, ये 6 सांसद भी चर्चा में हैं, विमर्श में हैं, किन के साथ? एनसीपी शरद पवार के नेताओं के साथ। उनका एक बार नॉट आ जाए कि भाई कितने आ रहे हो, 5 6 7 आ रहे हो क्या, या सारे आ रहे हो, एक आध दो को छोड़ दो, सुप्रिया जी को छोड़ दो, आ जाओ। लेकिन खबर मित्रों यह है कि सुप्रिया जी खुद पाला बदल सकती है, और शरद पवार जी इस भाव में लगे हुए हैं, क्योंकि मामला खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुधवार को जो मीटिंग बुलाई थी महाविकास अघाड़ी की, हालांकि विधायकों की बैठक थी उसमें, लेकिन शरद पवार जी को भी जाना था, सुप्रिया जी को भी जाना था, शरद पवार जी नहीं गए, सुप्रिया जी भी नहीं गई। तो ऐसी खबर है मुंबई में कि सुप्रिया जी भी पाला बदल सकती है, और उनको लग रहा है कि अभी चलो भाई 3 साल तक रहते हैं ना, आगे कुछ खटपट कर लेंगे ना 29 में, बात बनी तो बनी, नहीं तो कह देंगे हम समझौता नहीं कर सकते। देखिए डटा डटाया इन लोगों के पास कंफर्टेबल चीज है। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आज गए, देश के ऊपर डेमोक्रेसी पर खतरा है, मोदी के साथ नहीं चल सकते हैं, हम सांप्रदायिकता के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। रटा रटाया 2-3 आर्गुमेंट है, साथ आने के लिए और साथ छोड़ने के लिए। तो अभी बस यही तो करना है, और करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो अभी जब सत्ता में रहेंगे तभी तो बात बनेगी। तो सत्ता में आ जाते हैं, मंत्री पद अगर मिल जाता है तो देखा जाएगा। और वहां खेल दूसरा भी है, सुनेत्रा पवार ने झिड़क दिया शरद पवार की एनसीपी को। अब उनको लग रहा है कि साहब इनसे बगावत करके चल नहीं सकते हैं, असली एनसीपी सुनेत्रा पवार के पास है, तो सुनेत्रा पवार लेकर के आगे बढ़ जाएगी, हम पीछे छूट जाएंगे, अब हमारी ताकत नहीं है। तो वो सांसद सारे जो हैं वो परेशान हैं शरद पवार की पार्टी में। वो कह रहे हैं मेरा कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, आने वाले चुनाव में सुनेत्रा पवार ही अब लीडर होगी एनसीपी अजित पवार ग्रुप की। असल एनसीपी अब सुनेत्रा पवार संभाल रही है, और सुनेत्रा पवार भी कच्ची गोली नहीं खेली है, वो भी राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं, और खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बहू है, पत्नी थी। और अजित पवार की एक था, अजित पवार की संगठन के ऊपर जो पकड़ है, उस पकड़ को सुनेत्रा पवार ने ठीक से अब और जकड़ लिया है। तो शरद पवार की पार्टी के जो नेता हैं उनको लग रहा है कि असली एनसीपी सुनेत्रा पवार की होने वाली है, मेरा इसमें कोई भविष्य नहीं है। तो बड़ी गहरी आत्ममंथन चर्चा जो भी कह लें आप, चल रही है कि मैडम यहां रहने का क्या फायदा है, आप भी चलो हम भी चलते हैं, और कुछ बढ़िया सा मंत्रालय ले लिया जाए। और अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिल जाए तो क्या बात है, लाखों करोड़ का वारा न्यारा हमने किया ही है पहले, फिर कर देंगे। बड़े घोटाले के आरोप थे जब कृषि मंत्री थे श्रीमान शरद जी पवार, खाद घोटाले का। आज तक वो जांच की पता नहीं रिपोर्ट आई कि नहीं आई, लेकिन उस पर जांच अभी बैठी है, क्या कर रही है, सीबीआई के पास भी कंप्लेन है, क्या है भगवान जाने। तो हो सकता है कि वो कहें कि भाई हमको कृषि मंत्रालय अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो सुप्रिया सूले भी दांव लगा रही हैं, उनकी पार्टी के लोग भी लगा रहे हैं, बस टूटने का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान जारी कर दिया। क्या बयान जारी किया? देश अब नई स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ना चाहती है, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। ये सब नाम का वो दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? ये भूमिका बांध रहे हैं। क्यों? नए लोगों को एंट्री करना है। भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने जेनरेशनल चेंज कर दिया पार्टी के स्तर पर।
नितिन नवीन को ले आए और अब पूरा संगठन बदलने वाला है। संगठनात्मक पूरी तरह से पूरा संगठन बदल जाएगा और उसमें कहा जा रहा है कि नए ऊर्जावान चेहरे शामिल किए जा सकते हैं नई टीम में, जो विनेबिलिटी फैक्टर को और मजबूत करे भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक उसी प्रकार से सरकार में अब जब ये जो 2 साल 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है मोदी जी का, उसमें मोदी जी चाहते हैं कि नए फेसेस को लाए जाए, नए चेहरे को लाए जाए। अब जब नए चेहरे को तलाशेंगे, अपनी पार्टी में तो मिलेंगे ही, लेकिन जो बाहर की पार्टी के साथ इतना बड़ा आपके साथ लॉयल्टी दिखाया है, अपनी पार्टी को तोड़ दिया है, भले ही सदन में कुछ बोला हो, उसे क्या लेना देना, लेकिन अपनी पार्टी को तोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई हो, उनके तरफ भी तो कुछ देखना पड़ेगा। मित्रों, खबर है कि मोदी कैबिनेट में जैन जी की एंट्री होने वाली है और जैन जी में 2-4 नाम बड़ी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम अब ये नाम ले लेंगे कहीं उनका पत्ता ना साफ हो जाए, लेकिन ये 2-4 नाम चल रहे हैं। जैन जी मतलब युवा है। अब जैन जी का मतलब तो होता है कि भैया 20 साल से नीचे का, 90s और 2000 के बाद वाला, लेकिन अब वो तो जैन जी होगा नहीं। तो जैन जी जो है वो उनको ढूंढ रही है 1990 के बाद वाला। तो ये जैन जी को ढूंढा जा रहा है। अब जैन जी में पहली कतार में जो लोग आ रहे हैं सामने, उसमें सुश्री सयोनी घोष भी है। इसलिए मैंने सयोनी घोष जी का भाषण सुनवाया था। अब आपको समझ में आई मैंने सयोनी घोष का भाषण क्यों सुनवाया था। शुरुआत में सयोनी घोष जी की भी चर्चा चल रही है अलोंग विद शताब्दी रॉय, काकोली घोष दास्तीदार, और आम आदमी पार्टी से एक के नाम चल रहे हैं, दूसरा का नाम नहीं आया है क्योंकि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। संदीप पाठक का लेके करेंगे क्या, किस आंकड़े पर उत्तर प्रदेश में उनको ब्राह्मण के रूप में ये किया जाएगा, बहुत कम। पढ़े लिखे आदमी है बेचारे, उनको बोलेंगे कि कुछ तुमको हम काम दे देंगे, कुछ और बता देंगे, रास्ता दे देंगे। राघव चड्ढा के बारे में चर्चा चल रही है कि राघव चड्ढा को मिनिस्ट्री में लाया जा सकता है, और कल तक जो वो आम आदमी के लिए बैटिंग कर रहे थे पार्टी के लिए, अब वो एक चॉकलेटी चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे। राघव चड्ढा के बारे में चर्चा चल रही है मंत्री बनाए जाने की। संदीप पाठक की चर्चा नहीं है, लेकिन राघव चड्ढा की चर्चा जोरों पर है। सयोनी घोष की चर्चा जोरों पर है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से जो नए सांसद आए हैं, उसका वो खुद बनेगा या उनके बेटे को कहीं पर ऑबलाइज किया जाएगा। वहां तो पिता पुत्र पुत्री यही चलता है महाराष्ट्र में। तो पिता पुत्र पुत्री में से किसी को सेट किया जाएगा कहीं पर, या जो सांसद टूट करके आए हैं उनमें से किसी को जगह मिलेगी। अब उसमें से जो युवा होंगे उनको जगह मिलेगी। अब क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो टूट टूट करके आ रहे हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, ताकि अगली टूट का आधार तैयार कर दिया जाए कि देखो साहब, वो आए, हमने उनको मंत्री पद दिया। हिमंता बिश्व शर्मा आए, मुख्यमंत्री बनाया। शुभेंदु अधिकारी आए, मुख्यमंत्री बनाया। आप भी आ जाओ, बना देंगे मंत्री, आओ तो सही। तो ये पहले आगे टूट के लिए आधार, और आगे टूट की जो खबर आ रही है उसमें समाजवादी पार्टी के विधायकों की टूट आ रही है और कांग्रेस पार्टी के भी कुछ सांसदों की टूट की खबर है, लेकिन वो उसमें संख्या ये है कि उनको बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। जिस वजह से ये मामला रुक गया है, नहीं टूट हो पा रही है। लेकिन कांग्रेस को तोड़ने की इनकी इच्छा भी नहीं है। इनकी इच्छा है 360 362 के तरफ आंकड़े तक पहुंच जाना, कैसे भी करके। शरद पवार की पार्टी टूट जाए, उद्धव की पार्टी टूट ही गई, टीएमसी टूट ही गई, डीएमके बहिर्गमन कर जाएगा, तो परिसीमन और महिला आरक्षण आयोग, महिला आरक्षण बिल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परिसीमन। तो महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन पास करने के लिए 360-62 की आवश्यकता है, और मोदी शाह उस मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा चुके हैं और उसमें कामयाबी मिल रही है। तो ऐसे ऐसे चेहरे जब आएंगे कैबिनेट में, तो एक तो सौंदर्य बोध होता है ना साहब, एक तो कैबिनेट का सौंदर्य बोध भी बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। भाई सुंदर सुंदर चेहरे आएंगे,
फ्रेश ब्लड्स आएंगे, फ्रेश आइडियाज आएंगे, युवाओं की बात को समझने वाले आएंगे। श्रीमान राघव चड्ढा युवाओं का आप देखा ना वो कि भाई एयरपोर्ट पे महंगा या सर्विस नहीं है, एयरटेल की सर्विस नहीं है, खाना महंगा मिल रहा है। आप देखते कितने आम आदमी के लोगों की आवाज है राघव चड्ढा जी। आप समझ रहे हैं, रेलवे में टिकट नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, तो अब वो आम आदमी की आवाज बन जाएंगे मोदी कैबिनेट में, बनेंगे, बनना ही चाहिए। तो राघव चड्ढा के बारे में चर्चा चल रही है। सुश्री सयानी घोष आएंगी तो फिल्मों के बारे में बात करेंगी, कुछ शायरी कहेंगी, कुछ ये कहेंगी। बस वो देखने वाली बात होगी कि टीएमसी में जो बचे हुए हैं उनको वो कैसे फिर आमने सामने होंगे। फिर वो कहेंगे कि गद्दार, वो कहेगा तुम गद्दार, मैंने ये सब चर्चा चलेगी, देखने को मिलेगा। लेकिन शरद पवार की पार्टी अगर ये जल्दी से एक्सपेंशन हो जाता है, शरद पवार की पार्टी के टूटे बगैर एक्सपेंशन हो जाता है, तो समझिए कि फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर पवार जी की पार्टी टूटेगी। लेकिन एक्सपेंशन अगर नहीं हो रहा है तो एक बार फाइनल हो जाए कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपना निमंत्रण कार्ड भाई दे देंगे ना। भाई आपको पता नहीं है कि कितने लोग आ रहे हैं, तो निमंत्रण किसको देंगे, किसको कैसे खाना पिला खिलाएंगे। तो निमंत्रण कार्ड जो छपेगा कि भाई आपको डिनर पर बुलाया जा रहा है, और वो डिनर पे इसलिए बुलाया जा रहा है कि अगले दिन आपको ओथ सेरेमनी में जाना है, तो एनडीए का जो बृहत्तर बैठक होगी जिसमें मोदी जी आएंगे और भाषण देंगे सारे एनडीए के घटकों, और सब अपनी आस्था मोदी जी में बताएंगे, दिखाएंगे, तो इसके लिए इंतजार हो रहा है कि भाई जिसको आना है वो एक बार आ ही जाए, फिर फाइनल कर देंगे, फिर पोर्टफोलियो भी फाइनल कर देंगे, डिनर का भी डेट फाइनल कर देंगे, और वो उसके बाद जो दूसरे दिन का भाषण होगा वो उसका भी डेट फाइनल कर देंगे। सारे डेट एक ही साथ फाइनल हो जाएंगे। तो इंतजार हो रहा है कि शरद पवार की पार्टी कब टूट जाती है। चर्चा चल रही है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन सयोनी के नाम पर चर्चा चल रही है, काकोली घोष दस्तीदार के भी नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन सयोनी के नाम पर भी चल रही है, और राघव चड्ढा के नाम पर भी चल रही है। आप अचंभित नहीं होइएगा कि जैन जी के मामले में अगर ये 2-3 चेहरे जैन मोदी कैबिनेट में आ जाएं तो आप एकदम से अचंभित हो जाइए और छाती पीटने लगिए कि देखिए मोदी ने ये क्या कर दिया। ऐसा मत कीजिएगा भाई, मैं आपको पहले से कह रहा हूं, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो चर्चा चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं ना, चर्चा चल रही है कि सयोनी को लिया जाए या ना लिया। सयोनी अभी कहीं कोई बयान दे रही है, कहा कि मैं आपसे नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता से बात करूंगी। करेगी, क्षेत्र की जनता से कब बात करेगी, जब मिनिस्टर बन जाएगी। मिनिस्टर बनते ही क्षेत्र की जनता के पास जाएगी और कहेगी देखिए मैं आपके लिए ये ले आया, और जनता तो साहब लेने के लिए बैठी हुई है। सयोनी जी कहेंगे कि देखिए मैं वहां से मांग करके ले आया हूं मंत्री जी से, सर मोदी जी से, ये मैं आपके लिए लाया हूं, कॉन्क्रीट लाई हूं। बात खत्म हो गई, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हैं, राघव चड्ढा राज्यसभा के हैं, उनको डायरेक्ट जनता के पास नहीं जाना है। फिर भी पंजाब चुनाव को ध्यान में रखते हुए श्रीमान राघव चड्ढा की कुछ उपयोगिता दिखाई पड़ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि श्रीमान राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी पंजाब में कितनी है, या उनकी ठुकाई ज्यादा हो गई है आम आदमी पार्टी में। अब ये सब डिपेंड करेगा, इसी का कैलकुलेशन प्लस माइनस चल रहा है, सारे एक प्रकार से कैलकुलेशन चल रहे हैं। जब वो सारे कैलकुलेशन फिट हो जाएंगे फिर कैबिनेट एक्सपेंशन की तारीख आ जाएगी, और नाम तो तब पहले आता नहीं है मोदी जी के कैबिनेट में, वो एक रात पहले बल्कि ओथ लेने के पहले कहा जाता है। 12 घंटे का वक्त मिलता है कैंडिडेट को, उसके पहले किसी को कोई जानकारी नहीं होती, कोई जानकारी नहीं होती। मेरी कई मंत्रियों से बात हुई है जिनको 12 घंटे पहले तक कोई इल्म नहीं था कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई। एक फोन कॉल आता है कि कल आपको आना है इतने बजे ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए, और आपको ओथ भी लेना है, खाली सेरेमनी में शामिल नहीं होना है, आपको ओथ भी लेना है। जिनको ओथ नहीं लेना है उनको कहा जाता है कि आप आइए कल सेरेमनी है। बस यही 2 लाइन का कम्युनिकेशन होता है, 12 घंटे पहले कम्युनिकेट कर दिया जाता है। तो 12 घंटे पहले तक तो बात कंफर्म नहीं होगी, लेकिन चर्चाएं जो पावर गैलरी में है वो ये है कि जैन जी में मोदी कैबिनेट में ये 2-3 चेहरे शामिल हो सकते हैं। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।